इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी को कंट्रोल में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में है। पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। 180 मिनट में प्रधानमंत्री ने क्या फैसले लिए, क्या ऑर्डर्स दिए और उससे कोरोना कंट्रोल में कितनी मदद मिलेगी, हमारी इस रिपोर्ट में मीटिंग की हर एक जानकारी भी मिलेगी। साथ ही राज्यों का ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट ले ली है। कोरोना कंट्रोल की स्ट्रेटेजी चेंज होने वाली है। बड़े शहरों में हालात कुछ संभलने लगे हैं, मगर गांवों में वायरस को फैलने से रोकना बड़ा चैलेंज है। देश में कोरोना की सिचुएशन और वैक्सीन प्रोग्राम की पोजीशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार के टॉप अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग के लिए बैठे तो एजेंडा में ये दो मेन पॉइंट्स थे, लेकिन मीटिंग सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट्स तक लिमिटेड नहीं रही। प्रधानमंत्री ने महामारी के बारे में 360 डिग्री रिपोर्ट ली। कोरोना महामारी की सिचुएशन डायनामिक है, हालात रोज बदल रहे हैं, इसलिए महामारी से निपटने का अप्रोच भी डायनामिक ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग में कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट पेश की गई। टेस्टिंग पॉजिटिविटी रेट यानी टीपीआर को रिव्यू किया गया। पीएम ने कोरोना से रिकवरी रेट की रिपोर्ट ली। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता का असेसमेंट किया गया। मोदी ने कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाइयों का स्टॉक चेक कराया। जिला स्तर पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पतालों में बिजली सप्लाई की रिपोर्ट ली। ग्रामीण इलाकों में कोरोना की सिचुएशन का रिव्यू किया और जिला स्तर पर वेंटिलेटर चलाने वाले टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग के बारे में दरियाफ्त की। गांवों में कोरोना की टेस्टिंग सबसे बड़ी बाधा है। समय पर कोरोना का टेस्ट नहीं होने से सही इलाज नहीं मिल पाता। प्रधानमंत्री ने इसके लिए गांवों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। कोरोना के खिलाफ लोकल लेवल पर स्ट्रेटेजी बनेगी। ज्यादा पॉजिटिविटी वाले जिलों में ज्यादा टेस्टिंग होगी। देहाती इलाकों में डोर टू डोर टेस्टिंग करने का ऑर्डर। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। गांव में कोरोना टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट का भी चैलेंज है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ग्रामीण इलाकों तक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने का ऑर्डर दिया है। देहाती इलाकों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भेजे जाएंगे। सरकार बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट कर रही है। विदेशी मदद भी आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ने इन मशीनों को गांव-गांव तक भेजने का ऑर्डर दे दिया है। गांव में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी मशीनों को चलाना भी एक समस्या है। ग्रामीण इलाकों में बिजली प्रॉब्लम करती है, इसलिए हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देने और अस्पतालों को बिना किसी रुकावट के 24 घंटे बिजली देने का आदेश दिया गया है। टीवी पर, अखबारों में और सोशल मीडिया पर आपने ऐसी खबरें जरूर देखी होंगी कि प्रधानमंत्री ने जो वेंटिलेटर भेजे वो राज्य सरकारों के अस्पतालों में या तो स्टोर रूम में रखे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। कई बार अस्पताल के लोग वेंटिलेटर खराब होने की शिकायत करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में पाया गया कि उन वेंटिलेटर्स को चलाने वाला ही कोई नहीं है। नई टेक्नोलॉजी सीखने में आनाकानी करने वाले लोग वेंटिलेटर खराब होने का बहाना बना देते हैं। प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर के बारे में ऐसी सभी रिपोर्ट्स को सीरियस समझकर वेंटिलेटर के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन ऑडिट करने को कहा है। भारत सरकार यह काम प्रायोरिटी से कराएगी। ऑडिट के साथ वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले हेल्थ केयर वर्कर भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। इसकी 2 वजह है। वेंटिलेटर ऑडिट से मशीनों की यूज का पता चलेगा। रिफ्रेशर ट्रेनिंग से वेंटिलेटर चलाना आसान हो जाएगा। देश में कोरोना महामारी का आपातकाल चल रहा है। जान बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना जरूरी है। ऐसी एक कोशिश गुजरात के अहमदाबाद में हो रही है। यहां इलेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी कोरोना मरीजों के लिए खास वेंटिलेटर तैयार कर रही है। इसे इंस्टॉल करना आसान है और यूज करना भी सिंपल है। गुजरात में इंडिया टीवी के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर ने इलेक्ट्रा की फैक्ट्री के अंदर जाकर इस वेंटिलेटर को देखा। नासा द्वारा तैयार की गई टेक्नोलॉजी पे बेस ये वेंटिलेटर जो हैं, इस वक्त इनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम तेजी से अहमदाबाद में चल रहा है। अहमदाबाद के वटवा में इलेक्ट्रोथर्म सोलार में। और क्या विशेषताएं हैं इन वेंटिलेटर्स की, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो अभी इस वक्त ट्रेडिशनल वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं उसके अलावा कुछ और फीचर्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ भंडारी हैं, जो जिनकी कंपनी ये वेंटिलेटर्स तैयार कर रही है। ये बताइए भंडारी साहब कि ये जो वेंटिलेटर्स हैं क्या इसमें एडिशनल ऐड किया है आप लोगों ने और किस तरह से ये फंक्शन करेंगे?
हमारा जो ये वेंटिलेटर है इसका लाइसेंस हमको नासा से मिला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और वर्ल्ड ओवर ग्लोबली सेल करने के लिए। ये एक इमरजेंसी और पोर्टेबल वेंटिलेटर है जिसके अंदर सारे बेसिक फीचर्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 95% कोविड पेशेंट्स या किसी को भी वेंटिलेटर की ज़रूरत हो वो ट्रीट हो सकते हैं। इसके अंदर अदर देन बेसिक फीचर्स हम लोगों ने इसके अंदर 3 चीज़ें खास की है, जिसके अंदर एक है हाई फ्लो। मैक्सिमम पेशेंट्स जो आज की तारीख में इंडिया में हैं जिनको कोविड हुआ हुआ है और जो हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है, जो हम लोगों ने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और दूसरा जो फीचर है हमारा इसके अंदर वो है बाईपैप। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे आज हमारे देश में हैं उन लोगों को बाईपैप की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके अंदर बाईपैप भी है। और जो तीसरा है उसमें हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है ताकि हमारे जो भी पेशेंट्स हैं और जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो डॉक्टर्स को रिमोट एरिया में वो सारे डेटा और रिकॉर्ड सब दे पाएँ। नासा के ऐसे कुछ यूनिक फीचर्स होंगे इस टेक्नोलॉजी में जिनसे ये वेंटिलेटर जो है इसका यूज़ और आसान हो जाता होगा दूसरे पेशेंट में यदि शिफ्ट करना है, इस तरह की क्या इसमें कुछ एडिशंस किए गए? राइट, मोस्ट ऑफ द वेंटिलेटर्स में ये इशू रहता है कि जब भी दूसरे पेशेंट में शिफ्ट करना रहता है तो उसमें बहुत सारे साफ सफाई के और बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, पर स्टरलाइज करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। पर हमारे ये वेंटिलेटर के अंदर क्योंकि हमारे यहाँ पे आउटपुट में ही पेशेंट सर्किट में ही फिल्टर लगा हुआ है, तो कोई भी ब्रेथ या कोई भी गैसेस अंदर नहीं जाती है, इसलिए जब भी कोई दूसरे पेशेंट तो आपको खाली पेशेंट ट्यूबिंग ही चेंज करनी है। जो ये ट्यूब दिख रही है ये पेशेंट ट्यूबिंग ही चेंज करनी पड़ती है, बाकी वेंटिलेटर के अंदर कुछ नहीं होता। दैट इज एज गुड एज नेक्स्ट पेशेंट के लिए आप तुरंत यूज कर सकते हैं। कोरोना फ्रंट पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं। भारत में रोजाना 4 लाख से अधिक केस आ रहे थे, वहां अब 3.5 लाख से कम केस आ रहे हैं। क्या टेस्टिंग कम हो रही है? कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। विपक्ष के नेता कहते हैं कि सरकार टेस्टिंग घटाकर कोरोना के डेटा कंट्रोल करना चाहती है। हकीकत क्या है, यहां देखिए। 2 महीने पहले मार्च में प्रति सप्ताह 50 लाख कोरोना टेस्ट हो रहे थे, मगर पिछले 7 दिनों में 1,30,00,000 कोरोना टेस्ट हुए। 14 मई को एक दिन में 16,93,093 कोरोना टेस्ट हुए। 2 महीने के अंदर टेस्टिंग कैपेसिटी 2.5 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने इसे और बढ़ाने का आदेश दिया है। RT-PCR के साथ साथ रैपिड टेस्ट भी बढ़ाए जाएंगे, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में जहां कोरोना केस ज्यादा मिलेंगे वहां घर घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश ने यह काम शुरू कर दिया है। बाकी राज्यों के लिए एक मॉडल तैयार है। प्रधानमंत्री ने गांवों के लिए आसान भाषा में होम आइसोलेशन और ट्रीटमेंट की जानकारी देने वाले पोस्टर और पैम्फलेट तैयार करने को कहा है। पिछला सप्ताह था 3 मई से 8 मई के बीच का। इसमें लगातार 4 दिन देश में 4 सक्सेसिव डेज पर 4 लाख से ज्यादा केसेस आए। और अभी जो प्रेजेंट सप्ताह है इसमें सौभाग्य से 4 दिन हमारे जो केसेस हैं उनका नंबर तो कम हुआ ही है उसके मुकाबले, लेकिन हमारे केसेस जो रिकवर हुए उनकी संख्या, जो नए केसेस आए वो उनसे ज़्यादा थी। जो 30 अप्रैल और 6 मई के बीच का जो सप्ताह था इसमें देश की पॉजिटिविटी रेट 21.3% थी, लेकिन जैसे कि थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सप्ताह में ये घटकर 19.3% हो गई है। ये थोड़े थोड़े अर्ली साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें इशारा करता है। कोरोना ना सिर्फ म्यूटेट करके अपना रूप बदल रहा है, बल्कि ये अपना जियोग्राफी भी बदल रहा है। कोरोना वायरस के बदलते वेरिएंट से सुरक्षा का एक ही उपाय है, वैक्सीन। 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ दुनिया का बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। कुछ जगहों पर वैक्सीन की कमी भी हो रही है। मुंबई में BKC वैक्सीनेशन सेंटर बंद करना पड़ा है, लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि वैक्सीन है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में भी वैक्सीन देने का काम जोरों पर शुरू कर दिया गया है।
यहां वैक्सीन लगाने वाले ज्यादातर लोग अभी 45 साल से ऊपर आयु वर्ग के हैं, लेकिन 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगने लगी है। दिल्ली में इंडिया टीवी रिपोर्टर जतिन शर्मा राजेंद्र नगर के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे तो वहां पहले से कम भीड़ नजर आई। दिन का ये समय है और वैक्सीनेशन सेंटर पर जो भीड़ लगा करती थी वो अब नजर नहीं आ रही है और यही बात आंकड़ों में भी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जब रोजाना 1 से 1.25 लाख वैक्सीनेशन दी जा रही थी लोगों को, अब वो आंकड़ा 60 से 70 हजार तक पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि वो वैक्सीनेशन को और बड़े मास लेवल पर दिल्ली में करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कमी है उसके चलते दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार अब धीरे हुई है। देखना होगा क्योंकि कोरोना का जो सेकंड वेव है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोविड के मामले भी कम हुए, लेकिन वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है जिसके जरिए कोविड की जंग जीती जा सकती है। लेकिन दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी के चलते ये जंग भी अब धीमी होती नजर आ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन वाले बेड या आईसीयू बेड के लिए मारामारी नहीं मच रही है। वेंटिलेटर के लिए वेटिंग लाइन भी छोटी हो गई है। दिल्ली में कोरोना कैसे काबू में किया जा रहा है, अस्पतालों का इंतजाम कैसे होता है, यह समझने के लिए कुमार सोनू दिल्ली के कोविड कंट्रोल रूम पहुंचे। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई शुरुआत की है। दरअसल ये इंटीग्रेटेड कमांड रूम जो है वो बनाया गया है। इस कमांड रूम के जरिए पूरी दिल्ली में कितने नए केसेस आ रहे हैं, कोरोना से कितनी मौतें हो रही हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या चल रहा है, या फिर अवेलेबल आईसीयू कितने हैं दिल्ली में इस वक्त, या अवेलेबल नॉन आईसीयू बेड्स कितने अवेलेबल हैं, वैक्सीन डोज कितनी लग रही है रोजाना, और वैक्सीन के साथ साथ जो आईएमओ स्टोरेज है, स्टॉक है, या फिर एक्टिव केसेस की जो संख्या है उन पर यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा। फिलहाल आप देखें यहाँ पे पूरा बाकायदा डैशबोर्ड बनाया गया है जहाँ पर जो डाटा ऑपरेटर्स हैं उनको तैनात किया गया है ताकि वो पल पल की डिटेल, पल पल का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन पर रख सकें, ताकि तमाम जो डिपार्टमेंट हैं कोरोना से संबंधित जो काम कर रहे हैं वो इस डाटा का इस्तेमाल करके जो कोरोना के केसेस हैं वो जो लगातार बढ़ रहे थे उनको लगाम लगाने में सक्षम हो। कोरोना से संबंधित अलग किस्म का डेटा रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर किया जाएगा। जब मैं बोलता हूँ रियल टाइम बेसिस पे, तो अभी इस वक्त कहाँ पे क्या चल रहा है वो यहाँ पे कैप्चर होगा। आप सब लोगों ने देखा, जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इस वक्त किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन है, कौन सा हमारा ऑक्सीजन का टैंकर निकल चुका है, वो कहाँ पहुँचा है, उसकी जीपीएस से ट्रैकिंग। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने आईसीयू के बेड खाली हैं, कितने ऑक्सीजन के बेड खाली हैं, उसी तरह से कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोगों को किस एज ग्रुप में वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन से रिलेटेड डेटा, ऑक्सीजन से रिलेटेड डेटा, हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा, किस एरिया में कितने मरीज हैं, कितने एक्टिव मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हो चुके, वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका, ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे अब कैप्चर होना शुरू हुआ है। कोरोना को काबू में करने के लिए सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं। राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम केंद्र सरकार कर रही है। कुछ राज्यों की शिकायत है कि उनके पास संसाधन कम है। ऐसे राज्यों को प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, वायरस से लड़ाई में संसाधन आड़े नहीं आने दिया जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।